गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस में आज आपको 17 नंबर का जो चैप्टर है आर्थिक समस्याएं जिसकी चुनौतियां दी गई हैं गरीबी और बेरोजगारी, उस बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे अर्थात इसकी प्रस्तावना के बारे में पहले हम जान लेंगे। भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत के अर्थतंत्र में कुछ आर्थिक और सामाजिक समस्या हैं, जिसके अंदर सबसे पहले देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि है, मूल वृद्धि है, फिर काला धन यानी कि जो रिश्वतखोरी होता है वो, फिर गरीबी, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि बहुत सारे इन सब चीज़ों के समस्याओं का यहाँ समावेश किया गया है। जिसमें आर्थिक समस्या, तो आर्थिक समस्या के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, मूल वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि है, जिसमें से आज हम इस चैप्टर में गरीबी और बेरोजगारी को विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे गरीबी। तो समाज का जो बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत तथा आधारभूत आवश्यकताएं जैसे कि अनाज है, वस्त्र है, आवास है, शिक्षण आदि स्वास्थ्य सेवा से अगर न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहे तो वो जीवन इस तरह से जीवन अगर गुजारता हो, तब ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है, उसकी स्थिति एकदम दयनीय और हो तो वो गरीबी कहलाएगा, यानी ऐसे व्यक्ति को हम गरीब कह सकते हैं। तो गरीब की परिभाषा आपको बतानी है कि समाज के वर्ग में जो अपने जीवन में यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर अनाज यानी कि भोजन से, वस्त्र से, मकान से, शिक्षण से और स्वास्थ्य से, इन सब चीज़ों से अगर वो वंचित होता है तो उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि इन सब चीज़ों से वो वंचित रहता है, यानी ये सब चीज़ें भी उसे नहीं मिल सकती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गरीब माना जाएगा। जिसमें हम गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के बारे में जानेंगे। तो गरीबी एक गुणात्मक विचार है। भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन की लघुत्तम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जो लोग हैं उनके निम्नानुसार लक्षण दिए गए हैं, जैसे कि बीपीएल जो कहा जाता है। तो बीपीएल जो कार्ड होता है वो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के लिए होता है। तो जो बीपीएल कार्ड वाले होते हैं तो इन लोगों के कौन से लक्षण हैं, कौन से लोग हैं ऐसे जो एकदम ही गरीबी के भी नीचे जीने वाले लोग माने जाते हैं, तो आज हम जानेंगे। जिसमें दिया है पहला कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को 2 समय का पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाला लोग माने जाएंगे। दूसरा है, अगर रहने के लिए उन्हें पर्याप्त खुली जगह नहीं मिलती है तो ऐसे लोग भी गरीबी के नीचे जीने वाले लोगों में आएंगे। फिर ना चाहते हुए अर्थात ना चाहते हुए भी अगर वो गंदी जगह पर रहते हैं, उन्हें रहने के लिए अच्छे क्षेत्र भी नहीं मिल रहे, निवास करने के लिए अगर नहीं मिलते हैं और गंदी जगह पर वो निवास करते हैं तो वो लोग, फिर इसके अलावा उनकी आय जो निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम हो, तो उनकी मतलब कहा गया आय यानी कि जो उनकी आवक है, तो निर्धारित आवक जो बताई गई है वो सरकार की तरफ से 5,000 और कुछ 4,880 ऐसी कुछ बताई गई है, जिसमें अभी हम आगे देखेंगे। 5,000 तो फिक्स है, उसके अलावा भी एक दी गई है। तो ये जो फिक्स आय है, इस इतनी आवक भी अगर उन्हें नहीं मिलती है, इससे भी कम मिलती है, तो ये गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले माने जाएंगे। इसमें अधिकतर जो लोग होते हैं वो निरक्षर होंगे, अर्थात अनपढ़ गंवार, यानी बिल्कुल भी जो पढ़े लिखे नहीं हो, इन्हें पढ़ने लिखने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता हो, तो ये निरक्षर होंगे। इसके अलावा इन्हें सतत जो पौष्टिक आहार होता है तो पौष्टिक आहार भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये छोटे बड़े रोगों से पीड़ित होते हैं। इनके बालकों को परिवार की जो आय में वृद्धि करने के लिए अर्थात इनकी जो आय है यानी कि जो आवक है, मासिक आवक, वो नहीं होती है, तो जिस उस आवक में वृद्धि करने के लिए इनके बच्चे जो पढ़ने की जो उम्र होती है उस उम्र में अगर ये मजदूरी, ये काम धंधे पर लग कर ये मजबूरी में ये लोग काम करते हैं, तो ये लोग इस प्रकार के जो लोग होंगे वो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग माने जाएंगे। इसके अलावा इनके बालकों को कुपोषण के कारण इन्हें बाल मृत्यु की दर अधिक देखने को मिलती है। अर्थात कुपोषण अर्थात जो खाने पीने में व्यवस्थित रूप से ना हो, या ये कह सकते हैं संतुलित आहार इन्हें नहीं मिलता है, व्यवस्थित खाना नहीं मिलता, आहार में जो पोषण तत्व होते हैं वो इन्हें नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से ये कुपोषण के शिकार होने की वजह से इनके बच्चों की मृत्यु होती है। तो ऐसी बाल मृत्यु दर यहाँ अधिक देखने को मिलती है। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के लिए जीवन स्तर इनका ऊंचा लाने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, तो उस प्रयास के बारे में आज हम जानेंगे। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की आय बहुत ही कम है। ऐसे परिवार को अत्यंत परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीने वाला परिवार कहेंगे। सरकार ने ऐसे परिवार को पहचान कर इनके लिए राशन कार्ड के आधार पर
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की है, यानी ऐसे परिवारों को पहचान कर सरकार ने इनके लिए राशन कार्ड आधार की व्यवस्था की है। उसमें क्या होगा कि इन लोगों को कुछ दुकानों में उचित मूल्य दुकानें होती हैं, तो ऐसी दुकानों पे जाकर इनको परिवार के हिसाब से जो प्रति मास यानी कि हर महीने जो आवश्यक वस्तु हैं, आवश्यक चीज़ वस्तुएं हैं, जैसे कि अनाज है, चीनी है, तेल है, नमक है, केरोसिन, ये सारी चीज़ें उन्हें इस राशन कार्ड पर मिलती है, जिससे इनके जीवन स्तर में थोड़ा ऊंचा लाने का इन्हें प्रयास किया जा सकता है। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO के नियामक बोर्ड ने प्रस्तुत किया था। WHO क्या है कि ये जो है विश्व स्वास्थ्य सेवा मानी जाती है, जो गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, बिजली, फिर सैनिटेशन की सुविधा, वाहन परिवहन आदि के पीछे होने वाले जो उपभोग या आय को ध्यान में लेकर कैलोरी के आधार पर इन्होंने जीवन स्तर निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है। तो गरीबी रेखा का जो मापदंड समय, स्थल, संयोग और परिस्थिति में आने वाले परिवर्तन के अनुसार किया जाता है। जहाँ पे हम गरीबी का मापन देखेंगे तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या जानने की पद्धतियाँ जो हैं वो 2 पद्धतियाँ बताई हैं कि गरीबी का मापन किस प्रकार से मापा जा सकता है। तो पहला बताया गया है कि किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, अर्थात किसी भी एक परिवार के बारे में जानेंगे कि एक परिवार और उस परिवार के में जो वस्तु का खर्च होता है, जो सेवाओं के पीछे जो खर्च होता है, उसके आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। और दूसरा बताया गया है कि परिवार द्वारा कुल आय के आधार पर, अर्थात परिवार में जितने लोग हैं उनमें से अधिक जो सदस्य, उन सदस्य की कितनी आय है, टोटल उनके घर में कितना मासिक आवक आता है, उसके आधार पर गरीबी का मापन मापा जा सकता है। अब यहाँ पे 2 प्रकार से बताया गया, एक निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी अर्थात क्या है कि समाज के लोग अनाज है, दलहन है यानी दाल है, दूध, सब्जियां हैं, कपड़े हैं, ये जो प्राथमिक आवश्यकता हैं, तो ये प्राथमिक आवश्यकता लघुत्तम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ ना हो तो निरपेक्ष गरीबी कहलाएगा। अर्थात निरपेक्ष गरीबी को हम ये लिख सकते हैं कि समाज में जो लोग अगर उन्हें प्राथमिक जो आवश्यकता हैं उनकी, जैसे कि अनाज है, सब्जी वगैरह, दूध, कपड़े, आवास, अगर उन्हें ये सारी प्राथमिक आवश्यकताएं अगर बाजार में लेने में अगर ये समर्थक नहीं है यानी नहीं खरीद सकते हैं, तो ये निरपेक्ष गरीबी कहलाएंगे। और सापेक्ष गरीबी अर्थात तो समाज के भिन्न भिन्न आय वाले वर्गों में से जो वर्ग अन्य के कम आय प्राप्त करता हो तो वो सापेक्ष गरीबी माना जाएगा। ऐसी लोग जो विकसित जो देश होते हैं वहाँ पर ऐसी सोच है, तो वहाँ की सोच क्या बताई गई है कि यहाँ पे सापेक्ष गरीबी की जो परिभाषा दी है वो विकसित देशों ने बताई गई है कि जैसे कि 3 व्यक्ति बताए गए हैं, तो 3 व्यक्ति की यहाँ पर आवक बताई गई है। पहले की 10,000 है, दूसरे की 20,000 है और तीसरे की 30,000 है। तो यहाँ इस प्रकार से 3 व्यक्ति बताए गए हैं जिनकी अलग अलग मासिक आवक है। तो यहाँ पे जो बी नंबर का व्यक्ति है जिसकी 20,000 सैलरी बताई गई है, तो बी नंबर का जो व्यक्ति है तो व्यक्ति के सापेक्ष ए व्यक्ति की आय कम है, तो बी जो है उसकी 20,000 है, ए जो है उसकी 10,000 है, तो बी वाले से ए की आय क्या है, कम है, तो 20 के करता जो ए है यानी 10,000 वाला व्यक्ति क्या माना जाएगा, गरीब। तो इसी तरह से सी, तो सी की तो सबसे ज़्यादा बताई गई है 30,000, तो सी के सामने देखा जाए तो ए और बी दोनों की आवक कम है क्योंकि ए की 10,000 है और बी की 20,000 है और सी की 30,000, तो सी वाला सबसे ज़्यादा है, तो सी के आगे ए और बी दोनों गरीब माने जाएंगे। तो इस प्रकार से विकसित देशों की सोच है कि इस प्रकार से इन्होंने सापेक्ष गरीबी की परिभाषा दी है। अब हम देखेंगे भारत में गरीबी। तो भारत में योजना आयोग ने 2011 से 12 में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव के क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति की मासिक यानी महीने का जो खर्च है वो बताया गया है 816 रुपये, अर्थात प्रति परिवार खर्च 4,080 और शहरों क्षेत्रों में प्रति, ये तो गांव का बताया गया है 480 टोटल और परिवार का खर्च, जिसमें शहर में बताया गया है कि प्रति मासिक आय 1,000, अर्थात कह सकते हैं कि परिवार का जो खर्च है वो 5,000 अनुपात निर्धारित किया गया, अर्थात कह सकते हैं कि आवश्यकताओं पर खर्च करे इतनी व्यक्ति मासिक आय कम से कम प्राप्त होनी चाहिए। यानी कम से कम कितनी बताई गई है, शहरी क्षेत्र में कम से कम मासिक आवक 5,000 होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में 480 यानी 4,080,
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ का मापदंड लगाया गया है। तो इस नए मापदंड के आधार पर भारत में 2011 से 12 में गरीबों की जो संख्या है वो घटकर 27 करोड़ हुई थी। जो गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या में घटकर बताई गई है 21.9 हो गई। तो भारत में 2009 और 10 में गरीबी की जो कुल जनसंख्या 29.8% थी। तो इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी के जीवन में जी रहे हैं। तो विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जा सके इसलिए उन्होंने 2008 के अभाव से देखा जाए तो प्रति व्यक्ति की दैनिक आय 1.90 यानी $1.90 निर्धारित की थी, जो गरीबी रेखा के मानक बताई गई है। विश्व बैंक ने एक लेख के अनुसार 2010 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ में से 32.7 लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, जिसकी जनसंख्या 45.6 करोड़ थी, ये बताया है। जिसमें हम देखेंगे UNDP 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 और 12 में गरीबी का जो अनुपात की जनसंख्या है वो 21.92% थी, जो भारत में कुल गरीबी 26.93 करोड़ में से ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 21.65 करोड़ लोग 25.7% और शहरी क्षेत्र में मात्र 5.28 करोड़ लोग 13.7 गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। तो भारत में अधिक गरीबी वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ बताया गया है, जहाँ पर तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ आपको बताना है छत्तीसगढ़, जिसकी बताई गई है 36.93% यहाँ पे बताई गई है गरीबी। फिर जबकि कम गरीबी वाला राज्य देखा जाए तो गोवा, जिसमें 5.9% है। गुजरात में गरीबी का अनुपात बताया गया 16.63 रहा है और भारत में औसत 3% से भी अधिक गरीबी अनुपात राज्य जो हैं वो छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आदि, ये सारे देश क्या बताए गए हैं, गरीब के अनुपात वाले यानी गरीबी अनुपात वाले। भारत विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधन और अपार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है, परंतु इन विपुल संसाधनों में सुयोग लाभ उठाने की जो क्षमता का अभाव है, शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल का अभाव, वर्षों के त्रुटिपूर्ण आयोजन के कारण इन प्राकृतिक संपत्तियों को लोगों के कल्याण और सुसमृद्धि के संदर्भ में कार्यक्षम उपयोग ना हो पाने के कारण लोगों में गरीबी का अनुपात नहीं घटा। इसे कहा जा सकता है कि अमीर भारत में भी गरीब लोग रहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो प्राकृतिक उपहार हैं, जो समृद्ध हैं, जो बहुत सारा है, तो उसके बावजूद भी इन संसाधनों का अच्छी तरह से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे कि शिक्षण है, प्रशिक्षण है, कौशल का जो अभाव है, इन सब चीज़ों की लोग अभी भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। प्राकृतिक जो संपत्तियां जो लोगों के कल्याण के लिए है, उसका भी लोग लाभ ना उठाकर लोग गरीबी का अनुपात लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोगों का जो गरीबी का अनुपात है वो नहीं घट रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अमीर भारत है, यानी भारत में किसी चीज़ की कमी ना बताते हुए भी भारत के देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, इसलिए कहा गया है कि अमीर भारत में भी गरीब लोग रहते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे पहला ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी। तो ग्रामीण गरीब में बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले गरीब में अधिकांश भूमिहीन कृषि मजदूर, गृह उद्योग या कुटीर उद्योग के कारीगर, सीमांत किसान, भिक्षुक, दैनिक मजदूर, जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जनजाति काम चलाऊ कारीगर जो गरीब रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। तो ग्रामीण गरीबी में गरीबी के रेखा के नीचे जीने वाले लोग बताए गए हैं कि भूमिहीन कृषि यानी जिनके पास जमीन नहीं है ऐसे किसान हैं, बहुत सारे मजदूर हैं। फिर गृह उद्योग और कुटीर उद्योग के कारीगर हैं। गृह उद्योग यानी जो घर में रहकर जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए घर में थोड़े छोटे मोटे खिलौने बनाना, अगरबत्ती का काम करना, पापड़ अचार बनाने के काम करना, ये कुटीर उद्योग गृह उद्योग के काम होते हैं। तो ऐसे कारीगर हैं। फिर सीमांत कुछ किसान हैं, भिक्षुक यानी भिखारी लोग भी हैं, दैनिक मजदूर हैं। फिर जंगल और पहाड़ी में जो लोग रहते हैं वो हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं काफ़ी बताए गए हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। और शहर में बताया गया तो शहर में देखा जाए
तो शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीब, जैसे कि काम चलाऊ मजदूर हैं जो सिर्फ काम चलाने के लिए काम करते हों, काम चलाऊ माने जाएंगे। फिर बेरोजगार दैनिक मजदूर हैं, काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो काम चलाऊ वो भी काम करते हैं, तो बेरोजगारी। फिर घरों के नौकर हैं, रिक्शा चालक, रिक्शा चलाने वाले, चाय नाश्ते के जो ठेले लगाए हुए हैं, गल्ले खोल के बैठे हैं, फिर होटल और ढाबे खोलकर बैठे हों, ऑटो गैरेज का काम करते हों, फिर भिक्षुक यानी जो गरीब हों। तो इस प्रकार से अपनी न्यूनतम जीवन की जो आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो गरीब में सड़ रहे हैं, तो इसे हम शहरी गरीब कहेंगे। अब यहाँ हम जानेंगे गरीबी के उद्भव के जो कारण है वो। तो क्या कारण है? तो गरीबी की जड़ें शहरों की अपेक्षा ग्राम क्षेत्रों में खूब गहराई से तक फैली हुई है, जिसके कारण बताए गए हैं कि कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास, अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा के कारण कृषि क्षेत्र में प्राप्त होने वाली आय की कमी, अर्थात कह सकते हैं कि खेती के क्षेत्र में जो संपूर्ण विकास नहीं हो रहा है, उन्हें पर्याप्त मात्रा से सिंचाई की सुविधा नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से जो खेती के क्षेत्र में जो आवक है उसमें कमी हो रही है, तो ये भी एक गरीबी का उद्भव होने का कारण है। फिर कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसर के अभाव हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अन्य रोजगारी की आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण के अभाव के कारण। तो यहाँ पे बताया ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगारी के आवश्यक हैं, ज्ञान है, शिक्षा है, कौशल है, और मतलब ये सारी चीज़ों का अभाव, यानी ये सब चीज़ें इन्हें नहीं मिल पा रही हैं, ये बताया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो जाति प्रथा, रूढ़ियाँ, परंपरा के कारण, रीति रिवाज के पीछे भयंकर दिखावटी जो खर्च होते हैं वो, उनके कारण जो कर्जदार बनता है, तो ये भी एक गैर उत्पादक खर्च में वृद्धि होने के कारण से भी गरीबी का कारण बताया गया है। फिर निरक्षरता का अनुपात होने से शोषण और न्याय के भोग बनते हैं। तो निरक्षरता यानी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, अधिकतर शोषण के भोग बन जाते हैं, उनका अधिकतर शोषण होता है। तो सरकारी योजनाओं की जानकारी के उन्हें अभाव से वो लाभ नहीं ले पाते हैं, तो इस प्रकार इनका शोषण किया जाता है, तो ये भी एक गरीबी का कारण बताया गया है। फिर आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकता और उसके आर्थिक हितों की उपेक्षा होने से फिर नकदी फसलों को प्रोत्साहित मिला और खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटाए, तो अनाज, दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुई और मूल्य बढ़े, जिससे 2 समय का पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त होता, उसके वजह से गरीबी के कारण बताया गया। तो कह सकते हैं नकदी फसल जो है उसको प्रोत्साहित मिलता है, नकदी फसल में से तंबाकू वगैरह के उत्पादन किए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन वहीं खाद्य पदार्थों का उत्पादन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो जब खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटेगा तो अनाज है, दलहन, इन सब की कमियां होंगी। जब वस्तु की कमी होगी तो मांग बढ़ेगी, तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, लेकिन वस्तु में कमी है फिर भी मांग बढ़ रही है, तो उसकी जो मूल्य है, वो उसकी जो कीमत है वो तो बढ़ेगी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को मतलब 2 समय का पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। फिर आर्थिक सुधारों के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई है, कुटीर जो लघु उद्योग हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं, स्थानांतरण बढ़ा है, यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करने लगे हैं, और खेतों की वजह से जो आय मिलती थी वो आय घटने लगी है, तो ये भी एक गरीबी का कारण है। फिर गरीबी कुपोषण और विविध रोगों का शिकार बन रहा है। तो गरीबी कुपोषण अर्थात उन्हें जो खाने पीने में जो पौष्टिक आहार है, जिसकी वजह से उन्हें पोषण युक्त प्रोटीन वगैरह जो मिलता है वो सब नहीं मिल पा रहा है, खाने की ही व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो उन्हें ये सब पोषक कहाँ से मिलेंगे, तो इसलिए वो कुपोषण के शिकार होने से उन्हें विविध प्रकार के रोग होने के वो शिकार बनते हैं, उनका स्वास्थ्य विषय पर खर्चे बढ़ जाते हैं, आय स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उपचार यानी कि दवाई वगैरह में उनके खर्च हो जाते हैं, तो ये भी एक गरीबी का कारण बताया गया है। फिर टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आते हैं, तो परंपरागत जो व्यवस्था है, कुटीर उद्योग, उसकी वजह से नष्ट हो जाते हैं। स्थानीय जो बाजार है वो बंद होने से बेकारी में वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, बाल मृत्यु दर घटी, औसत आयु सीमा बढ़ी, और श्रम की कुल मांग की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ने से बेकारी बढ़ी है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो उनकी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं की तुलना में उत्पादन घटने के भाव बढ़े हैं, क्रय शक्ति कम हुई है और जीवन स्तर गिरा है, तो अंत में वो गरीबी की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये गरीबी को उद्भव करने वाले कारण हमने जाने। अब हम गरीबी को निवारण की व्यूहरचना जानेंगे कि किस प्रकार से गरीबी का निवारण किया जा सकता है। तो गरीबी का विष चक्र भारत में पकड़ मजबूत रहा है, जिसके कारणों से संक्षिप्त में जानकारी दी गई है कि जिसके आधार पर गरीबी घटाने में किसी प्रकार की व्यूह रचना अपनाई जाए तो ये समझना सरल होगा। अभी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई है।
तो पंचवर्षीय योजना अर्थात हर 5 वर्ष में जो की जाती है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई है। यहाँ तक भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति में और कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा जो है वो मुख्य जिम्मेदार बताई गई है। भारतीय अर्थतंत्र का स्वर्ण शिखर भले ही शहरों में हो, परंतु उसकी जो जड़ें हैं वो तो गांव में है। तो गांव की भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है, इसलिए उसे जीवंत और समृद्ध रखने के लिए अंदाजपत्र में से बड़ा हिस्सा ग्रामों पर खर्च किया जाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो बताया गया है कि भारतीय अर्थतंत्र का स्वर्ण शिखर यानी सोने का जो शिखर है यानी पर्वत वो शहरों में हो, लेकिन उसकी जड़ कहाँ बताई? गांव में। क्यों? क्योंकि जितनी भी वस्तुएं उत्पादन होती हैं, जो कच्चे माल वगैरह प्राप्त होते हैं, वो कहाँ से? गांव में। कृषि वगैरह होती है, हमारा भारत देश पहले ही कृषि प्रधान माना गया है, तो यानी ये सब कृषि पे ही होता है। इसलिए कहा गया है कि गाँव जो है वो भारतीय अर्थतंत्र का एक हृदय माना गया है। तो उस हृदय को जीवंत रखने के लिए हमें अंदाजपत्र में उसे एक बड़ा हिस्सा जो है वो ग्राम द्वार पर खर्च करना चाहिए। इसके अलावा भारत का जो सच्चा आर्थिक विकास और सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास गांव के विकास के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए अब वर्तमान सरकार ने ग्रामोदय से भारत का उदय के कार्यक्रम द्वारा ग्रामोदय के स्थान पर देशोद्धार के मूल विचार को अमल में रखकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गरीबी निर्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं की हैं। कृषि क्षेत्र के विकास और गृह उद्योग और कुटीर उद्योग जो हैं लघु उद्योग के विकास पर उन्होंने विशेष बल दिया है। बल देकर उन्होंने नई योजनाएं और नए कार्यक्रम भी अमल में लिए हैं। इसके द्वारा उन्हें रोजगार में कई अवसर मिलेंगे। परिणाम स्वरूप अवसर मिले, अगर रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, जिससे गरीबी घटेगी। तो आज़ादी के बाद वर्षों में आयोजन में गरीबी हटाओ के सूत्र के साथ जिस किसी भी सरकार ने बड़े स्तर के और भारी तथा चाबी रूप उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दिया है, उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए हैं, जिसके कारण जो शहर में विकसित हुए और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली क्रांति के लक्षण जो उसके साथ जमीन सुधार कानून धारा कार्य में अमल में कृषि के विकास पर साधक उत्पादन में वृद्धि होगी। तो हरियाली क्रांति जो अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, तो हरियाली क्रांति की वजह से कई मतलब सुधार हुए हैं, जिससे गरीबी को घटाया जा सकता है। रोजगारी बढ़ेगी तो उससे आय बढ़ने की जो गरीबी की स्थिति भी सुधरेगी, क्योंकि रोजगारी यानी कि रोजगार मिलेगा। व्यक्ति जब रोजगार करेगा यानी मजदूरी करेगा, काम करेगा, तो उसकी मासिक जो आय है यानी जो आवक है वो बढ़ेगी, तो गरीबी की स्थिति भी सुधरेगी। उद्योग के विकास में से उद्योग मालिकों को मिलने वाले आर्थिक जो लाभ हैं वो लाभ उद्योग मालिक, धनिक किसान, जमींदार जैसे जो धनिक वर्गों को मिलती है। तो आय की वृद्धि में भी लाभ होगा जो गरीबों तक पहुंचेगा, जिससे गरीबों की जो संख्या है वो घटेगी, परंतु यहाँ व्यूहात्मक आशावाद ठगी निकलेगा। तो देश में आर्थिक विकास की जो गति है वो धीमी रही है। मंद आर्थिक विकास के साथ आय की अन्यायी और असमान वितरण में गति धीमी रही है। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी असमान वितरण होने से आय और संपत्ति का जो केंद्रीकरण है वो समाज के शीर्ष के कुछ धनिक के साथ हाथ में ही रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि जो व्यूह रचना का आशीर्वाद है वो क्या करता है? ठगी यानी ठगा निकलेगा, यानी उसका क्या शोषण करेगा। तो इस प्रकार जो आर्थिक विकास के जो लाभ हैं उसका विस्तरण ना होने से भी गरीबी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता है। तो आय के असमान बंटवारे से धनिक अधिक धनिक हो जाते हैं और जो गरीब है वो अधिक गरीब बने हैं। सरकार ने आय की असमानता दूर करने के लिए कर की नीति में गरीबों के जीवन की जो अनिवार्य वस्तु की जो प्राप्ति है, जैसे कि उसका उत्पादन बढ़े, इस उद्देश्य से अमीरों के उपयोग की चीज़ वस्तु और सेवाएं, मौज शौक तथा भोग विलास की जो चीज़ वस्तु हैं, सेवाएं हैं, उन पर उनकी आय पर ऊंचे कर लगाए हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि गरीबी जीवन को ऊपर लाने के लिए जो गरीब लोग यानी यहाँ पे जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उन उत्पादन वस्तुओं को जो अमीर लोग उपयोग में लेते हैं, तो ऐसी जो चीज़ वस्तुएं हैं जो अमीर लोग उपयोग में लेते हैं, मौज शौक वाली वस्तुएं जो भोग विलास के लिए लेते हैं, उन सब चीज़ों पे, सेवाओं पर क्या किया है सरकार ने? ऊंचे टैक्स लगाए हुए हैं। उनके साथ ही गरीबों की चीज़ वस्तुओं पर उपयोग खर्च ना बढ़े। आय का जो बड़ा हिस्सा है जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं संतुष्ट करने पर खर्च ना हो, इसका ध्यान रखकर ऐसी उपभोग की जीवन आवश्यकता की वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक उचित मूल्य की दुकान पर निश्चित प्रमाण में राहत दर पर स्थानीय आपूर्ति के द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने के लिए व्यूह अपनाया है। और इस तरह धनिक वर्गों की वस्तुओं का उत्पादन घटे और उत्पादन के साधनों का बंटवारा गरीबों की चीज वस्तुओं के उत्पादन की तरफ बढ़े। इस प्रकार से सरकार ने प्रयत्न किए हैं
और इस प्रकार से गरीबों की रोजगारी बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, उनके उत्पादन बढ़ेंगे और अंत में उनकी जो मासिक आय है उसमें भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार होंगे। सुधार करने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं। गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है और बल देने की आवश्यकता को समझकर सरकार ने जो जमीन सुधार धारा के उपाय, जमीन सीमा मर्यादा धारा, गड़ोत धारा, कृषि मालिकी की सुरक्षा जैसे अनेक कानून जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के जो धनिक किसान और जमींदार की आय में कमी की है, जहां भूमिहीन कृषि मजदूर गुणोत्तर आय में वृद्धि हो। इस तरह से गरीबों की स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यूह रचना अपनाई है। सरकार ने कृषि पर आधारित अन्य उद्योग, अन्य प्रवृत्तियां विकास हों, जैसे कि पशुपालन, डेयरी है, मत्स्य उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, इन सभी उद्योगों पर सरकार ने प्रोत्साहित सहायता दी है। स्वावलंबन क्षेत्र में यंत्र से जो काम किए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं, ऐसे धंधे उद्योग जो हैं वो रोजगारी उनकी बढ़े। परंपरागत जो व्यवसाय हैं जैसे हस्तकला है, जो हाथों के द्वारा बहुत सारी कारीगिरी की जाती है उसे हस्तकला कहते हैं। तो इस प्रकार से हस्तकला, कुटीर उद्योग, इन सब जो उद्योग हैं उन्हें उन नीतियों को घोषित करके उन्हें आर्थिक सहायता दिए, उन्हें प्रोत्साहन दिया है। कुछ गृह उद्योग को कानूनी से आरक्षित रख के जिनके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी से आर्थिक अवसर भी सर्जित किए गए हैं। और इसके अलावा बताया गया यहाँ पे बहुत सारी रोजगारी लक्षी क्षमताओं का विकास हुआ है और रोजगार के नए क्षेत्र भी खुले जिससे आय बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में सुधार आएगा। तो इस प्रकार से व्यूह रचना के रूप में उन्होंने कल्याणकारी स्वरोजगारी के कार्यक्रम सरकार ने लागू किए हैं। फिर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, जो परिनियोजन, संचार आदि सुविधाएं के ढांचे में सुधार किया था। ग्रामीण के क्षेत्रों में शिक्षण का जो अभाव है, यहाँ बहुत सारे लोग निरक्षण मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे शिक्षण के अभाव को दूर किया है। स्वास्थ्य सेवा सुधरे, लोगों को घर मकान मिले यानी आवास, और फिर लोगों को रोजगारी के अवसर दिए हैं, तो इन सब चीज़ों में भी सुधार किया है। इसके अलावा सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, कौशल और प्रशिक्षण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सुधार करके फसल के विविध जो प्रजातियां विकसित की गई हैं, यानी फसल में बहुत सारी प्रजातियां बताई गई हैं, उसमें विकसित की है। बीज है, खाद है, ट्रैक्टर की सुविधा है। तो उन सुविधा के लिए जो सस्ते बैंक, यानी वो लोग बैंक से लोन ले सके, ऐसे सस्ते बैंक की जो कदम उठाए गए हैं। स्थानीय स्तर में युवकों के लिए रोजगारी के क्षेत्र खोले हैं जिससे वो शहरों की तरफ स्थानांतरण घटे। यानी अधिकतर क्या होता है कि मतलब लोग रोजगार नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से गांव के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ स्थानांतरण करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शहरों में जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्थानीय स्तर जो है जहाँ पर युवक लोग रहते हैं, ऐसे स्थानीय स्तर पर उन्हें रोजगारी के क्षेत्र खोले, यानी उन्हें रोजगार मिला है जिसकी वजह से वो शहरों की तरफ स्थानांतरण ना करें और शहर पर जनसंख्या का भार भी घटे, यानी कि जनसंख्या वृद्धि ना हो। ग्रामीण या नगर स्तर पर विद्यालय और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं उसके नज़दीक के अंतर पर कॉलेज शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें टेक्निकल और व्यावसायिक लक्षित पाठ और प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा भी दी गई है। युवक युवतियों को उच्च शिक्षण पूरा करने तक अधिक सहयोग के रूप में स्कॉलरशिप भी दी जाती है, फीस माफ़ी की सुविधा की गई है। फिर आश्रम शालाएँ खुलवाए गए हैं कन्याओं के लिए, कन्या शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता को प्रोत्साहित करके इस तरह से सरकार ने नए कदम उठाए गए हैं। महिला सशक्तिकरण प्रयास रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, उसके लिए उन्हें स्वराज उत्पन्न किया गया है और इस प्रकार से काफ़ी प्रयास और कार्यक्रम लागू किए हैं। तो इस प्रकार सरकार ने गरीबी का जो राक्षस है उसे समाप्त करने के लिए व्यूहात्मक रूप से कर्मव्रत काफ़ी रूप से कदम उठा रही है और उन उपायों को लागू होने पर अर्थतंत्र में गहराई तक कई गरीबी की जो समस्या है वो जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का एक जो सौपन साकार किया है सरकार ने। तो और विश्व में 2030 तक विश्व में जो गरीबी है वो गरीबी निर्मूल करने में विजन को मिशन के रूप में पूर्ण करने में भारत ने अभी भी कई मंजिलों तक काफ़ी कड़े और कठिन कदम उठाने पड़ेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे गरीबी निवारण कार्यक्रम। तो गरीबी को निर्मूल करने के उपाय में व्यूहात्मक रूप से सफल बनाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं तो उन लोगों पर सीधा प्रभाव हो, इसलिए विविध कल्याणकारी योजनाएं और आर्थिक लाभ मिले। तो इस उद्देश्य से रोजगारी अवसर उपलब्ध कराकर आय वृद्धि भी बढ़े, जिससे गरीबी का निवारण हो सके, ऐसे कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं।
जिसमें हम देखेंगे कि गरीबी निर्मूल कार्यक्रम जो योजना है उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है वेतन युक्त रोजगारी के कार्यक्रम, स्वरोजगारी कार्यक्रम, अन्न सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम और शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम। तो वर्तमान इन 5 क्षेत्रों में अनेक क्रमबद्ध कार्यक्रम अमल में है, परंतु उनमें से मुख्य जो कार्यक्रम योजना है वो हम सर्वग्राही उसकी यानी विशेष रूप से उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें पहला लिया है कृषि विकास। तो सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, सेंद्रीय कृषि, खेत उत्पादकों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में नीचे की योजना दर्शाए कार्य में जुड़कर रोजगारी प्राप्त कर सके, जिनमें से सीधी आय प्राप्त हो, गरीबों की स्थिति सुधरे। तो यहाँ कृषि विकास के अंदर पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें सिंचाई और सड़क और फसल संरक्षण, फसल की सुरक्षा और सेंद्रीय कृषि के द्वारा उत्पादक की बिक्री करें और किस प्रकार से वो लोग इन सब से जुड़कर रोजगारी प्राप्त करें, और जो रोजगारी प्राप्त हो उससे जो मासिक आय है यानी कि आवक जो है वो सीधी उन्हें ही प्राप्त हो। तो इस प्रकार से गरीबी की स्थिति सुधरेगी। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट दिया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इस योजना में बताया गया है कि राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की जो वृद्धि दर बढ़ेगी, कृषि के संगठन विभाग विकसित करना, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि होना, जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना, जैसे कि टपक पद्धति से सिंचाई करना है, प्रत्येक खेत को पानी मिले जिसकी वजह से जल संकट से वो दूर रहें, दूर करने के छोटे बड़े माध्यम के लिए उन्होंने चेक डैम खड़े किए हैं। इस प्रकार से अनेक उपाय करके उन्होंने किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाया है, जिसे हम प्रधानमंत्री कृषि योजना कहेंगे, जिसकी वजह से इन्हें रोजगारी द्वारा आय पूर्ति मिले और गरीबी से ये लोग बाहर आएँ। दूसरा दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो पहला प्रधानमंत्री सिंचाई योजना था, जहाँ पे सिंचाई के लिए टपक पद्धति, चेक डैम और ये सब चीज़ों का उपयोग करना है, मतलब इन्हें ये सुविधा दी है। और दूसरा यहाँ बीमा योजना बताई गई है। इस अंतर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुग्रथित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले जो नुकसान हैं, तो उन नुकसान को आर्थिक सहारा देने के लिए यहाँ पर समर्थक भाव से कपास की खरीदी पे बोनस, फिर कपास फसल के नुकसान पर उन्हें हर्जाना देना शुरू कर दिया है। भावों की स्थिरता के लिए क्षति मुक्त कृषि मूल्य आयोग की रचना की गई है। तो मतलब अगर किसी प्रकार से इन्हें किसी आपातकालीन यानी कि अकाल है, बाढ़ है, इन समय में अगर इनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है तो इन्हें आर्थिक सहारा दिया जाता है। इसके अलावा कपास की खरीदी पर इन्हें बोनस दिया जाता है और फसल में अगर नुकसान होता है तो इनका हर्जाना भी भरा जाएगा। तो इस प्रकार से इन्हें सुविधा दी गई है। फिर अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम। तो इसके अधीन प्रत्येक खेत को पानी देना, उपयोगी नहरों का ढांचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जनजाति के जो किसान हैं उन्हें नए ट्यूबवेल, क्षार प्रवेश का नियंत्रण करना जैसे जो कार्यक्रम है वो अमल में रखे गए हैं। फिर तालाबों की खुदाई, वाटर शेक विकास, टांकी का निर्माण, वर्षा जल का संग्रह करना, वृक्षारोपण, फिर नहर के द्वारा लाइनिंग बनाना, फिर पेड़ पौधों को लगाना जैसे जो नवीनीकरण है, और चेक डैम को पुनरोद्धार करना, रोजगारी लक्षित कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि के आधार पर गरीबी जो परिवार है उसे गरीबी से निकाला जा सके। तो इस प्रकार से आर्थिक उन्हें सहायरूपी सहायता दी है। राज्य सरकार ने भी कृषि क्षेत्र में लाभदायक योजनाओं को खरीफ फसल के लिए काफ़ी कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा कर्ज दिया है। पशुपालन के लिए या खाद संग्रह के लिए भी उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाई है। केंद्र सरकार ने सिंचाई के लिए उन्हें राज्य सरकार ने काफ़ी ठोस कदम भी उठाए गए हैं। यहाँ पर गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के लिए जो उपाय हाथ में लिए हैं उनके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पिछले दशक में से जो गरीबी कल्याण मेले आयोजित कर गरीबों को स्वावलंबन के लिए आवश्यक दिए गए, यानी अर्थात कह सकते हैं गरीबी कल्याण के लिए मेले आयोजित किए जाते हैं, मेले लगाए जाते हैं जहाँ पर गरीबी को स्वावलंबन के लिए सहायता दी जाती है, यहाँ पर उन्हें सिखाया जाता है। तो यहाँ पर पता क्या इनाम योजना, तो इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है, जिसमें किसान ऑनलाइन अपने उत्पादन की सूचीबद्ध करा सके, यानी ऑनलाइन अपने उत्पादक के बारे में यहाँ पे सूचियाँ रद्द करा सके, जिसमें क्या करेगा कि व्यापारी किसी भी जगह से उस उत्पादन बोली लगा सकता है। फिर यहाँ पे बिचौलिया दलालों में कुछ नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भाव रूपी मूल्य मिले, उसकी स्पर्धा अधिक से अधिक प्राप्त हो, इसलिए ये योजना की गई है। यहाँ पे क्या होगा, यानी व्यापारी
किसी भी जगह पर अपने उत्पादन बोली लगा सकता है। तो यानी वो कार्य करेगा, मतलब खेती करेगा, खेती करके वो वस्तु को बेचेगा तो उत्पादन वहाँ बोली लगा सकता है और व्यापारी उसे ईमेल द्वारा यानी ऑनलाइन द्वारा यहाँ पे इस तरह से कार्य किया जा सकता है। फिर यहाँ पे दिया है ग्रामोदय से भारत का उदय। तो जैसे कार्यक्रम के माध्यम से किसान लक्ष्य योजनाओं में वन प्राणियों से होने वाले नुकसान, प्राप्त फसलों की रक्षा करने के लिए तार की बाड़ लगाने के लिए आर्थिक मदद, कमी या अकाल के समय पशुधन की सुरक्षा के लिए घास उत्पादन, पशु शेल्टर बांधने के लिए मदद, आर्थिक सैटेलाइट, फिर ड्रोन टेक्निक से बरसात की आगाही, खनिज के जो संशोधन है वो सब यहाँ पे बताए गए हैं कि मतलब वो लोग फसल की रक्षा करने के लिए जो खेतों के आसपास तार बांधे जाते हैं ना, तो उसको तार की बाड़ कहते हैं, वो लगाने में सरकार आर्थिक मदद करती है। अगर किसी प्रकार से कमी होती है या अकाल पड़ती है तो उस समय में पशुधन की सुरक्षा के लिए वो घास चारा का भी उत्पादन करते हैं। तो ये सारे संशोधन यहाँ बताए गए हैं। जमीन का सर्वे करके रिकॉर्ड रखकर कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर या मिनी ट्रैक्टर की खरीदी में कम ब्याज दर पर वो लोग लोन देते हैं अथवा तो वहाँ सब्सिडी के रूप में उनकी मदद करते हैं। पानी की टांकियों का निर्माण करने में उनकी मदद करना, बागवानी फसलों की गुणवत्ता को सुधारना, कृषि ऋण मंडली में जो कंप्यूटराइजेशन, कपास दलहन, फिर मसालों का उत्पादन, नई टैबलेट लेबोरेटरी स्थापित करना, उच्च मूल्य मिलते रहें ऐसा प्रबंध करना, जल संग्रह के लिए जलाशय में काप निकाल कर उनको गहरा करना और बड़े जो खेत हैं वो खेत तालाबों का निर्माण करना, जलाशय में नहर और नालों की सफाई तथा लंबाई में वृद्धि करना। तो इस प्रकार से कई यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें कृषि के अलावा समय में रोजगारी भी मिलेगी, साथ ही साथ ग्रामीण का जो क्षेत्र है उसमें स्थायी संपत्ति का भी निर्माण होगा। तो इस प्रकार से जो किसान है, किसान जो कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे किसानों को कर्ज से उभरने का प्रयत्न मिलेगा, यानी कोशिशें की जा रही हैं जिससे उन्हें विविध प्रकार की मदद मिले। और केंद्र और राज्य सरकार की ये योजना, इन्होंने यहाँ पे इस तरह से इन्हें मदद करने के लिए योजनाएं बनाई हैं। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना, तो इस योजना के अवरोध बिना 24x7 यानी कि कहा गया है कि रात दिन सतत बिजली की आपूर्ति करना। तो यानी 24 घंटे उन्हें लाइट देना, घरों में और खेतों में उन्हें सस्ती दर पर बिजली देना, देश भर में बिजली की सुविधा करना, जिसमें 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने की नई लाइनें करवाई हैं, नए पावर सब स्टेशन स्थापित करे हैं, कृषि क्षेत्र में बिजली के साधनों की खरीदी में जो सब्सिडी के रूप में मदद की है, और इसके अलावा गरीब किसान की आय में सहायता करने के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं, जहां पे सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली प्राप्त करवाना, सोलर टेक्निक साधनों के द्वारा सब्सिडी दी गई है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना में आएगा। फिर आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना बताई गई है। वन बंधु कल्याण योजना याद रखनी है, इसमें जो आदिवासी महिला हैं तो उन महिलाओं को पशुपालन के लिए डेयरी विकास रोजगार योजना अंतर्गत कृषि विषयक बागवानी खेती के विकास के लिए इन्हें फसलों के लिए मंडल बनाने में मदद की जाती है। सजीव खेती, ग्रेनेड और पैकेजिंग का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। समरस छात्राओं में स्मार्ट आश्रम शालाएं स्थापित की जाती हैं। तो सजीव खेती हम पढ़ चुके हैं कि उसमें मतलब किस प्रकार की खाद वगैरह और गौमूत्र वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को मार्गदर्शन देना। फिर सेंद्रीय खेती प्रोत्साहन, तो देन में, रजिस्ट्रेशन में, फीस में मदद, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद, किसानों का जो शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, फिर कम दर पर उन्हें कर्ज देना, उचित बाजार में उनकी व्यवस्था करने के लिए जैसे कदम उठाकर उन्हें पर्यावरण की देखभाल करना और कृषि खर्च में कमी हो, इस प्रकार की जो योजना है उसका उद्देश्य यहाँ सेंद्रीय खेती प्रोत्साहित में किया गया है। फिर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इसके अंतर्गत जो है वो आयोजन मार्गों के कार्यों में किया गया है, जैसे कि गांव में एक दूसरे के साथ जो सड़क मार्ग हैं, हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो इन ग्राम पंचायतों की मदद की जाती है, जहां शौचालयों का निर्माण कार्य किया जाता है, रोजगारी लक्ष्य कार्यक्रम अमल में लाए जाते हैं। फिर दिया है माँ अन्नपूर्णा योजना, तो इस योजना के अंतर्गत जो गुजरात सरकार ने सभी अत्यंत परिवार को गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके प्रति परिवार में यानी प्रति मास यहाँ पे हर महीने यहाँ पर 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिया है, और गरीबी मध्यम में परिवार के जो सस्ते लोग हैं, जो सस्ते दर में प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज
गेहूं 2 रुपये प्रति किलो दिया गया है, चावल जो है वो 3 रुपये किलो दिया गया है। इस प्रकार से भाव से देकर उन्हें दुकानों द्वारा देकर राज्य में 3.82 करोड़ की जो जनता है इस योजना के अधीन शामिल में आकर उन्हें अन्न सुरक्षा प्रदान की है, जिससे आय का जो बड़ा भाग है वो अनाज पर खर्च करने से बचेगा, जिससे इनके क्या गरीबी व्यक्ति जो है उनके मुख पर मुस्कान लाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचे लाने के उद्देश्य यहाँ पर सिद्ध किए गए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इनके अंतर्गत सांसद द्वारा संसदीय क्षेत्र में दत्तक लिए गए गाँव में शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगारी की जो सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाकर आधुनिक सुविधा युक्त उन्हें आदर्श गाँव की रचना को स्थानांतरण जो है उसे रोकना है। अर्थात बहुत से लोग क्या करते हैं, गाँव में शिक्षण और रोजगारी जो उन्हें नहीं मिलती है सुविधाएं, तो उनकी वजह से वो स्थानांतरण करते हैं, तो इस स्थानांतरण को रोका है। सार्वजनिक स्थायी संपत्ति को तैयार करना, अच्छे जीवन स्तर का निर्माण करना, ग्रामोद्योग सांस्कृतिक विरासत का जतन करना और सामाजिक समरसता के कार्यों को रोजगारी उत्पन्न करके इधर यहाँ प्रयत्न किए हैं और मानव विकास में वृद्धि की है, जैसे उच्च उद्देश्य इसमें शामिल किए गए हैं। फिर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इस योजना में बताया गया है कि मनरेगा रोजगारी लक्ष्य कार्यक्रम, यानी हमारे गांव में हमारा काम साथ में मिलता है उचित दाम के नारे जो हैं वो खूब लोकप्रिय योजना बताई गई। यहाँ पे ये नारा दिया गया है कि हमारे गांव में हमारा काम साथ में मिलता है और उचित दाम में मिलता है। तो इस प्रकार से नारे देकर इसे लोकप्रिय योजना बनाई गई है। इसमें राज्य के ग्राम क्षेत्र में रहते जो परिवार हैं उसके जो सदस्य हैं, तो 18 वर्ष के जो ऊपर के जो सदस्य हैं वो शारीरिक श्रम कर सकें, बिन कुशल कार्य करने की इच्छुक ऐसे प्रत्येक परिवार के जीवन निर्वाह के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति परिवार के एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन यानी रोजाना 7 घंटे वेतन युक्त रोजगारी देने का उद्देश्य किया है। सरकार निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है। यदि काम मांगने के बाद काम देने में सरकार असमर्थ हो तो नियम अनुसार बेकारी भत्ता चुकाया जाएगा। यदि ग्राम विकास के कार्य व्यक्तिगत शौचालय बनाना, व्यक्तिगत कुएं, भूमि समतल के कार्य, वैज्ञानिक खेती का कार्य, इंदिरा आवास योजना मजदूर के कार्य, पशुओं के छपरे, जैविक खाद बनाना, बकरियां जो हैं उनके लिए शेड बनाना, फिर मछली सुखाने के या करना, कैनाल सफाई, जल संग्रह का कार्य, मार्गों का परिवहन, तो इन जैसे अनेक कार्य कराकर ये प्रत्येक परिवार को क्या करते हैं, निश्चित वेतन देते हैं। तो इस प्रकार से कार्य कराते हैं, उन्हें निश्चित वेतन देते हैं और ये युक्त रोजगारी देने की गारंटी देकर उन्हें गरीब रेखा से ऊपर लाकर उनके जीवन स्तर को सुधार किया गया है। फिर है यहाँ मिशन मंगल। तो मिशन मंगल में अंतर्गत राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उनकी महिलाओं को सखी मंडलों या स्वसहाय समूह में जोड़कर उन्हें कौशलवर्धक प्रशिक्षण देकर, यानी उन्हें सिखाकर पापड़ है, अचार है, अगरबत्ती है, ये सारे काम उन्हें गृह उद्योग में दिए, यानी कि घर बैठे वो ये लोग ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ विकास के माध्यम से इन्हें आजीविका यानी रोजगारी जो है वो उपलब्ध कराई है, जिससे वो गरीबी रेखा के ऊपर आ सकें। फिर है दंतोपट ठेकरी कारीगर व्यावसायिक योजना। तो इस योजना के द्वारा सरकार ने जो हस्तकला है या हस्त बुनाई है, हाथों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, तो ऐसे कार्यों को कुटीर उद्योग में कारीगर के जो कच्चे माल की खरीदी करके कम ब्याज दर पर उन्हें बैंक ऋण उपलब्ध करवाती है। फिर है ज्योति ग्राम योजना। तो इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय है और उद्योग की जो सहायता के लिए बेरोजगारी ग्राम क्षेत्रों में उद्योग स्थापित है, तो उन्हें प्लांट, यंत्र सामग्री, बिजली, जमीन आदि ये सारी चीज़ों में आर्थिक मदद करती है। इसके अलावा सब्सिडी देकर उन्हें स्वरोजगारी के अवसर खड़े करती है। फिर स्टार्टअप इंडिया में जो नए विचार के साथ रोजगारी युवा उद्योग सहायक को प्रशिक्षण करना, यानी उन्हें सिखाना और मुफ्त बिजली और जमीन आर्थिक सहायता देना। फिर वाईपीआई बैकबैन। तो इसमें शहरी ग्रामीण बेरोजगारी में जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष की है, तो ऐसे लोगों को कक्षा 4 में पास हो उन्हें प्रशिक्षण देकर, यानी जो मतलब 18 से 65 वर्ष की जो उम्र हो, जिन्होंने कक्षा 4 पास की हो, ऐसे व्यक्ति को प्रशिक्षण देते हैं और देकर उन्हें उद्योगों के लिए परंपरागत जो कारीगर को धंधे के लिए नियत रकम कर्ज देकर उन्हें स्वरोजगारी कार्यक्रम को अमल करवाते हैं। फिर एगो बिजनेस पॉलिसी 2016। तो इसमें राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में सहायता एगो फूड प्रोसेस यूनिट स्थापित कर 10 लाख लोगों को रोजगारी देने की योजना लागू की है, जिससे गरीबी का मापदंड कम हो सके, गरीबी में कमी आ सके।
तो ये चैप्टर आज हम यहाँ तक रखते हैं। ये एक भाग कंप्लीट हुआ, इसके दूसरे भाग में हम बेरोजगारी को समझेंगे। आज गरीबी हमारा कंप्लीट हुआ है। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका आने वाला जो बेरोजगारी जो पॉइंट है वो हम अगले भाग में सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।